हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो बने रहिएगा, वीडियो में अंततः देखिएगा। और वीडियो आज सीडीपी की बात कर रहे हैं। इसमें हम लोग जिसमें पिछली वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। 16 क्वेश्चन से लेके आज आगे चलना है और उम्मीद है कि आज हम 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। और अगर आप सीटेट की फॉर्म अगर अभी तक आपने फिलअप नहीं किया तो फिलअप कर दीजिए, क्योंकि अभी ये जो सीटेट है फर्स्ट पेपर है और सेकेंड पेपर है। हो सकता है भविष्य में आगे 4 पेपर आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि इंटर लेवल पे इसको लेकर जाने की कवायदें चल रही हैं। जैसे 1 से 5 तक फर्स्ट पेपर होता है, 6 से 8 तक सेकेंड होता है, और 9-10 के लिए थर्ड होगा, और 11-12 के लिए फोर्थ होगा। तो उससे पहले कि कुछ चेंजेस आए, अगर जो लोग अभी तक सीटेट पास नहीं है वो लोग सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ये हमें लगता है कि जल्द ही इसको सीबीएसई बोर्ड करने के लिए आगे कदम बढ़ा रही है। और जैसे वो कदम बढ़ाए उससे पहले हम लोगों को ये कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए बिना देर किए हुए 16 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। क्या बोल रहा है कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुपात अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है, हमें बताना है। ठीक है, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं तो जेंडर भूमिका के बारे में हमें बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चलिए देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। बी कह रहा है कि जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। सी कह रहा है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। और डी कह रहा है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। अगर हम जेंडर की जब भी बात करेंगे तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डिस्कशन अबाउट जेंडर बेस। ठीक है, क्या है, जेंडर पक्षपात के बारे में क्या करना है, चर्चा करना, परिचर्चा करना। तब हम जाके जो जेंडर रूढ़िवादिता जो मन में ऐसे विचार पनपते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो उस कदम में, उस क्षेत्र में आपको कदम बढ़ाने के लिए आपका महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। देखिएगा क्या बोला है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना सबसे प्रभावशाली तरीका हो सकता है। जब छात्र किसी विषय वस्तु पर परिचर्चा करते हैं तो उनमें निहित अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझते हैं तथा उस पर चिंतन करते हैं, उनसे उनकी अवधारणाएं स्पष्ट हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। ठीक है, आगे देखिएगा। चलिए देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जीन पियाजे, बी कह रहा है लॉरेंस कोहेलर वर्ग, और सी कह रहा है कि जॉन बी वॉटसन, और डी कह रहा है कि लेवाइगोस्की। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन, लेवाइगोस्की हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेवाइगोस्की हो जाएगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए देखिए क्या इसमें बोला गया है कि लेव वाइगोस्की ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। ध्यातव्य है कि लेव वाइगोस्की सामाजिक निर्मितवाद के जनक हैं। तो ये कैसे हैं, सामाजिक निर्मितवाद के जनक, और माने जाते हैं अधिगम एवं विकास एक सामंजस्यकारी विधि है जिसमें बच्चे और शिक्षा और समाजीकरण के संबंध में ज्ञान विकसित करते हैं। बच्चों का ध्यान, अवबोधन व स्मृति क्षमता
बढ़ाए के विभिन्न उपकरण जैसे सांस्कृतिक इतिहास, सामाजिक परिवेश, परंपराएं, भाषा और धर्म के अनुसार बदलती है। तो ये सारी चीज़ें लेव वाइगोस्की ने बताया था। और ये कैसे हैं, तो एक चीज़ याद रखिएगा, सामाजिक निर्मितवाद हैं। ठीक है, देखिएगा 18 नंबर, देखिएगा क्या बोला है। 18 नंबर बोला है कि भाषा के, सॉरी माफ करिएगा, 18 नंबर बोला है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मिडिल चाइल्डहुड बाल्यावस्था, एडोलसेंस किशोरा अवस्था, प्रिटेनल पीरियड पूर्व से जन्म से पूर्व अवधि, और अर्ली चाइल्डहुड प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगर हम बात करते हैं किसके लिए, भाषा अर्जन और विकास की जब भी बात की जाएगी तो इसके अंतर्गत आएगा चर्ली चाइल्डहुड ईयर। ठीक है, प्रारंभिक बाल, ठीक है, ईयरली चाइल्डहुड, ठीक है, प्रारंभिक बाल्या अवस्था आएगा। देखिएगा, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि प्रारंभिक बाल्य अवस्था है। इस अवस्था में अर्थात 6 से 9 वर्ष के आयु में बालक के भाषा विकास, शब्द विशेष ध्यान दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। बालकों के भाषा ज्ञान की वृद्धि के लिए उनके वार्तालाप करने, कहानियाँ सुनाने, पत्रिकाएं पढ़ने जैसे क्रियाओं में भाग लेने के लिए अधिकतम प्रोत्साहन करना चाहिए, क्योंकि ये अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलर वर्ग के प्रस्तावित नैतिक विकास का एक अवस्था है। तो नैतिक विकास की एक अवस्था है किसके अनुसार, कोहलर, लॉरेंस कोहलर वर्ग के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी कह रहा है उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, सी कह रहा है प्रसूति अवस्था, और डी कह रहा है सामाजिक अनुबंधन अविन्यास। हमें बताना है लॉरेंस कोहलर के द्वारा जो प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था क्या होगी, तो वो हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सामाजिक अनुबंधन अविन्यास। क्या हो जाएगा, सामाजिक अनुबंधन अविन्यास। ठीक है, आगे देखिएगा, इनकी पूरी अवस्थाएं कौन कौन सी है ये भी आपको देखिएगा। पहले नंबर पर है पूर्व परंपरागत स्तर, इसमें आपको देखने को मिलेगा 0 से तो आत्म केंद्रित निर्णय। एक है दंड एवं आज्ञा पालन, ठीक है, दंड तथा आज्ञा पालन, अभिमुखता एवं अविन्यास, और दूसरा है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता अविन्यास। ठीक है, देखिएगा सेकंड नंबर पे देखिएगा परंपरागत स्तर, परस्पर एक रूप अविन्यास 3 नंबर पे, और 4 नंबर पे है अधिकार संरक्षण अविन्यास। वही है उत्तर परंपरागत स्तर पे सामाजिक अनुबंधन विधि समस्त अविन्यास और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अविन्यास। ठीक है, तो ये 3 स्तर हैं और इसमें 6 इनकी विधियां हैं। निम्नलिखित, सॉरी माफ करिएगा, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है, मतलब विशेषता क्या है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या है जो कि जीन पियाजे के अनुसार हमें बतानी है। देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हम लोगों का, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अस्थागत आगस्तिक अनुकरण पदार्थ अस्थायित्व, बी कह रहा है प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुक्रमणिकता, सी कह रहा है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क संध्यात्मक विचार, और डी कह रहा है संरक्षण
कक्षा समावेशन। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? संरक्षण कक्षा समावेशन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा इसमें क्या बोला गया है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था एवं संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है जिनकी समयावधि 7 से 11 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में बच्चे 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय विकास होता है। तो वो 3 कौन कौन से होते हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहले नंबर पे है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, संरक्षण का सिद्धांत, और बी है संबंध रिलेशन, और डी है कक्षा समावेशन या वर्गीकरण। तो ये 3 विकास हमें देखने को मिलता है। इस अवस्था में बच्चों में जब संरक्षण का गुण आ जाता है तो वे समझने लगते हैं कि किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन करने अथवा उस वस्तु को कई हिस्सों में विभाजित कर देने का उस वस्तु के द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए आपको कोई वस्तु दे दी जाए, मान लीजिए एक बिस्कुट ही दे दिया जाए, ये बिस्कुट गोल है और एक बिस्कुट आपको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ के दे दिया जाए, तो ये वो समझ जाते हैं कि उसी बिस्कुट का एक टुकड़ा और उसी एक टुकड़े का अलग अलग भाग और इनके द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं पाया जाएगा। बिल्कुल इनका द्रव्यमान जो है वो क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है। इस प्रकार कक्षा में समावेशन के अंतर्गत वे वस्तुओं को उनके गुण के आधार पर संबंधित कर सकते हैं और वर्गीकरण कर सकते हैं या वर्गीकृत कर सकते हैं। चलिए देखिएगा 21 नंबर, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे की संरचना है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अनुबंधन, बी कह रहा है प्रबलन, सी कह रहा है स्कीमा और डी कह रहा है अवलोकन अधिगम। अगर जब बात आती है जीन पियाजे की तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, स्कीमा हो जाएगा। ठीक है, स्कीमा इन्होंने बताया था। देखिएगा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में स्कीम संज्ञानात्मक संरचना, साम्य धारण या संतुलन, समायोजन, आत्मसात्करण, विकेंद्रीकरण आदि पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूल भाग हैं, जबकि अनुबंधन पावलो के अधिगम सिद्धांत के प्रबलन हल के अधिगम सिद्धांत के तथा अवलोकन अधिगम बंडूरा के अधिगम सिद्धांत के महत्वपूर्ण अंग हैं। तो ये सारी भी चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखिएगा। एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं 22 नंबर पे। देखिए क्या कह रहा है कि जिंगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिसमें यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है स्कॉप होल्डिंग, ठीक है, जिसमें पड़ाव या ढांचा बोला जाता है। बी है आत्मकेंद्रित वार्ता, सी है प्राइवेट स्पीच व्यक्तिगत वार्ता, और डी है जोर से बोलना। अगर हम बात करते हैं तो वाइगोस्की के अनुसार हो जाएगा प्राइवेट स्पीच। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत वार्ता। देखिएगा जिंगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की ने व्यक्तिगत वार्ता कहा है। वाइगोस्की के अनुसार बालक या बालिका किसी कार्य को करते समय अपने आपस में बात भी कर सकते हैं, इसे ही व्यक्तिगत वार्ता कहा जाता है, किंतु जब ये अपने मन में सोचते हुए कार्य करते हैं तो उसे आत्मकेंद्रित भाषा वार्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मभाषा या आत्मकेंद्रित वार्ता कहा जाता है।
चलिए देखिएगा, ये क्वेश्चन है हम लोगों का कौन सा, तो ये क्वेश्चन है हम लोगों का 23। दिया है कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मॉडलिंग का, बी कह रहा है पाड़ या ढांचा का, सी कह रहा है प्रबलन और डी कह रहा है अनुबंधन। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, पड़ाव या ढांचा। क्या हो जाएगा, पड़ाव या पाड़ या ढांचा। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना पाड़ या ढांचा कहलाता है, इसका फोल्डिंग कहलाता है। जो ठीक है उदाहरण है, वाइगोस्की के अनुसार ढांचा निर्माण एक तकनीकी है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है। शिक्षण करते समय शिक्षक विद्यार्थी के समसामयिकी निष्पादन के आधार पर अपने निर्देशन और सहायता में समायोजन करता है, जिसे ढांचा निर्माण कहा जाता है। होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप किसी एक बिल्ली का खिलौना है, उसको आप बच्चे को दे देते हैं, एक बार में उसको आप दिखा दिए, फिर उसका एक एक पार्ट आप क्या करेंगे, अलग अलग तोड़ के दे देंगे और बच्चे से कहेंगे कि इसको आप जोड़ के बिल्ली बनाओ। वो बिल्ली बना रही है, ठीक है, बिल्ली बनाते 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 मान लीजिए आ गई। अब ये दो पैर उसको आगे लगाना है, दो पीछे लगाना है और एक पूँछ है। मान लीजिए पूँछ की जगह पैर लगा रही है और पैर की जगह पूँछ लगा रही है, तो वो गलत बना रही है। लेकिन उसी बीच में आप आते हैं और उसको बता देते हैं कि नहीं, ये वाला पूँछ है, ये यहाँ लगेगा और उसकी पूँछ, उसका जो पूँछ की जगह पैर लगा रही हो वो यहाँ लगेगा। इतने में वो बिल्ली बन के तैयार हो जाती है। लेकिन इसके बीच की जो सहायता है उसी को बोला जाता है इसका फोल्डिंग, ठीक है। चलिए चलिए देखिएगा 24। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इसमें काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अनमन्य विचार, अनमन्य विचार, बी कह रहा है आत्म केंद्रित विचार, सी कह रहा है सृजनात्मक विचार और डी कह रहा है अभिसारिक विचार। जब भी आप कोई खोज करते हैं, तरीका आपका अलग अलग अगर एक ही क्वेश्चन पे है तो वो हो जाता है सृजनात्मक, क्रिएटिव थिंकिंग हो जाएगा, ठीक है। सृजनात्मक विचार के अंतर्गत वो आएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यदि रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधान के बारे में सोचती है, जिसमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं, तो इनका मतलब यह है कि वह सृजनात्मक विचारों का प्रदर्शन कर रही है। सृजनात्मकता का संबंध प्रमुख रूप से मौलिकता या नवीनता से होता है। किसी समस्या पर नए ढंग से सोचने तथा समाधान खोजने के प्रयास को सृजनात्मकता परिलक्षित होती है। चलिए 25 नंबर देखिएगा, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी, ठीक है, क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विद्यार्थियों के प्राप्तांक के आधार पर उनको नामित करना, सी कह रहा है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना और डी कह रहा है कि सी कह रहा है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। डी क्या कह रहा है, डी देख लीजिएगा कि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियां को समझना। अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता एवं भ्रांतियां को समझना।
देखिएगा, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना होना चाहिए। अर्थात बच्चों का आकलन इसलिए किया जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनको जो कुछ भी सिखाया गया है उसमें से वे कितना सीख सकते हैं और जो सीखे हैं उनमें कितना अस्पष्टता है। इसके अतिरिक्त छात्रों की क्षमता, अध्यापक की योग्यता, शैक्षिक कार्यक्रम एवं शिक्षण विधियों की उपयोगिता की भी जांच आकलन द्वारा की जाती है। 26 नंबर देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है, हमें बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है कि बुद्धि एक एकात्मक कारक है तथा एकाएक विशेषक है, बिल्कुल भी गलत है। बी कह रहा है बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है, ये बिल्कुल सही है। और दो हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है। सी कह रहा है बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय से ही निर्धारित होती है, बिल्कुल भी नहीं। और डी कह रहा है कि बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। इस वजह से हम लोगों का बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि बुद्धि जो है क्या है, तो इंटेलिजेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल एंड अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटी। ठीक है, तो बी इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बुद्धि बहुआयामी है, बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। देखिएगा क्या बोला गया है, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। रॉबिन्स ने बुद्धि को परिभाषित करते हुए कहा है, क्या कहा है, यहाँ से देखिएगा, बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के उस संपूर्ण समूह या वर्ग से है जो सूझ के साथ समस्या समाधान करने, नई परिस्थितियों से अनुकूल करने, अमूर्त ढंग से सोचने तथा अपने अनुभवों से लाभ उठाने संबंधित किसी व्यक्ति की क्षमता को इंगित करते हैं। तो यहाँ तक ये पूरी की पूरी परिभाषा है। इसी प्रकार हावर्ड गार्नर ने भी कहा है कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुप्रकारीय है। इन्होंने बुद्धि रूप से कुल 8 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है। कितने प्रकार की बुद्धि बताए हैं इन्होंने, 8 प्रकार की। कौन बताए हैं, तो हावर्ड गार्डनर। लेकिन रॉबिन्स का जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा क्या है कि द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रेन विच डायलेक्सिया इंक्लूड्स। पठन वैफल बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं, हमें बताना है। हमें क्या बताना है इसमें, देखिएगा आपको 4 चीज़ इसमें देखने को है। डिसलेक्सिया, ठीक है, आइए, तो डिसलेक्सिया जो पढ़ने के विकार होते हैं ना, इसमें आपको 4 देखने को मिलेगा। तो मैं क्वेश्चन ख़त्म करने के बाद आपको बताऊंगा वो चारों। इसमें ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, बी कह रहा है एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना, और सी कह रहा है न्यून अवधान विकार, और डी कह रहा है अपसारी चिंतन बढ़ाने में धारा प्रवाह। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। पढ़ने में धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, वर्ड जो है क्या होते हैं, हमें सही से समझ में नहीं आते हैं, जिसे हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। देखिएगा क्या है, डिसलेक्सिया अधिगम विकार से ग्रसित बच्चों को धारा प्रवाह में कठिनाई होती है, पढ़ने में क्या होती है, कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त भी डिसलेक्सिया के कई लक्षण दिखाई देते हैं।
डिसलेक्सिया की अगर जब भी हम बात करेंगे तो वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई, पढ़ते समय वर्ण स्तर वर्णों का लोप होता है, शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप एक मूवी देखेंगे तारे ज़मीन पे, तो जब तारे ज़मीन पे देखेंगे तो उसमें जो बच्चा होता है ना, उसको यही वाली बीमारी होती है, जो उसको वर्ड है ना वो सही से समझ में नहीं आते हैं और अलग अलग हमेशा उसको समझ में आता है, तो उसको कौन सा रोग हुआ होता है? डिसलेक्सिया। क्या होता है? डिसलेक्सिया। चलिए 25 नंबर देखिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखित की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित पर से किस पर आधारित है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। बी कह रहा है कि मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। सी कह रहा है व्यवहारवादी सिद्धांत। और डी कह रहा है अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। देखिएगा क्या है इसमें, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में उल्लेखित है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है। यह अधिनियम सामान्य बच्चों के साथ साथ गैर लाभान्वित और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी पुनः निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। तो हर एक बच्चे का अधिकार है शिक्षा का, और वो भी कैसा? तो अनिवार्य और निःशुल्क है। चलिए देखिएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक ही शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। बी कह रहा है कि अपने शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। चलिए देखिएगा, बी कह रहा है कि बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, और डी कह रहा है कि इस स्थिति को जैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। अब हम, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अपने शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। बी इज द क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। जैसे कहा गया है कि अगर एक बच्चा फेल होता है तो वो बच्चा फेल नहीं होता है, टीचर फेल होता है, स्कूल फेल होता है, सिस्टम फेल होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है वो फेल कभी नहीं होता है। इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि तुम फेल हो गए, तुम पास हो गए, तो बच्चा कभी भी फेल नहीं होता, वो सिस्टम फेल होता है। वो जो सब्जेक्ट का टीचर पढ़ा रहा है वो टीचर फेल होता है, बच्चा कभी भी फेल नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा। इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, ठीक है, क्या है, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। बी कह रहा है तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। डी कह रहा है तैयार नहीं करना चाहिए। और डी कह रहा है कभी कभी तैयार कर लेना चाहिए। तो योजना को क्या चाहिए? कहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हम लोगों ने
30 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लिए हैं। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए ताकि सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे भी अपनी क्षमता व योग्यता के अनुसार अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकें। तो आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और जो आगे के अब क्वेश्चन है इसको हम लोग अगले सेशन में लेके चलेंगे। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।